नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। जब तक ये बर्निंग ड्रीम्स हैं तब तक आपके साथ हम भी हैं और हमारी टीम अब एक्सपेंड हो चुकी है। लगभग हमारी टीम अब काम करना शुरू कर दिया है। आप अगर बैचलर में जाओगे तब भी हम आपकी मदद वहाँ पे करेंगे। आपका साथ और मेरा साथ सिर्फ़ और सिर्फ एली तक नहीं होगा, इस बात को आप गांठ बांध के रखिए। आपका बस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, उनका प्लेसमेंट, उनका जॉब से रिलेटेड हम सारे वीडियोस बनाएंगे। बहुत ही जल्दी हम आपको लेके आ रहे हैं कि आईआईटीज़ में कैसे जाया जाता है। 3-4 तरीके हैं आईआईटीज़ में जाने के बिना किसी जेई एग्ज़ाम के। तो जो बच्चों का सपना छूट चुका है उसके लिए बहुत खुशखबरी है कि हम ला रहे हैं वीडियो। तो आप प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। हम चलते हैं सीधे अपने लेक्चर की तरफ। और जहाँ तक बहुत बच्चों का कमेंट्स मिला कि सर लेक्चर को मॉडरेट वे में रखिएगा, मतलब थोड़ा कम कम करके ही हो, लेकिन हम लोग हर रोज़ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हमारा सेमेस्टर भी है तो हम इस तरीके से कंबाइन करके जाना चाहते हैं। तो गाइज़, ये लेक्चर जो है बेसिकली 2019 का इंग्लिश है। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन लेटरल इज़ इंग्लिश, सो बी प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश। ओके, तो हम 50 क्वेश्चन में से हमारा टारगेट हमेशा होगा कि जब भी हम इंग्लिश को सॉल्व करें तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो हम 10 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस पर हम अपना टारगेट रखेंगे। ओके गाइस, हम आज फिर कहना चाहते हैं कि हमारे पास इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चन हमको मिलेंगे, जिसमें से हमारा टारगेट होगा 10 क्वेश्चन। ओके, तो हम कोई भी सेट अगर हमें मिले और हम उसमें से अगर 10 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, अगर हम उसमें से 50 में से ये 10 हम बना पा रहे हैं, तो आप अपने आप को समझिएगा कि आप सेफ जोन में हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन टोटल आएगा 50, हम उसको सॉल्व करेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें कि हमारा सही होना चाहिए। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम सही बनाने का, लेकिन अगर सही नहीं बन पा रहा है तब भी हम 15 टच करेंगे, क्योंकि 15 टच करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम एग्ज़ाम के लास्ट में आपको बताएंगे, कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम जो ऑप्शंस है उसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ओके गाइज, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए तो चलते हैं। 50 क्वेश्चन में से हमारा मेन फोकस होगा कि हम किस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम उसकी सोर्स भी बताएंगे। जो बच्चे मेरे पास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पास्ट वीडियो जाके देखिए, आपको फ़ायदा देगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है और हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। तो देखते हैं 50 क्वेश्चन हमारे पास है तो हम कैसे करते हैं और वो कहाँ से क्वेश्चन आया है इस पर भी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात करते हैं। ओके, जो क्वेश्चन को हम धीरे से ध्यान से पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर एन इनकरेक्ट वर्ड, जिसमें इनकरेक्ट वर्ड यूज़ हुआ है हम उसको ढूंढना है। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये 5 क्वेश्चन जो सेक्शन का है, इसमें से आपको कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिससे हम आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। ओके, तो आपको बिल्कुल, जो बच्चे इंग्लिश में ग्रामर जानते हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़े, और जो बच्चे इस क्वेश्चन ग्रामर को नहीं जानते हैं वो प्लीज़ अभी इस क्वेश्चन को टच ना करें, वो आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो बच्चे प्लीज़ आप आगे बढ़िए। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आगे बढ़े, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आप इस 2019 के इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर लोगे, और मैं उसका सोर्स भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ से कहा था करने के लिए। और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप उसे कीजिए, और उसके बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यस सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। तो हम ब्लाइंडली इन 5 क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे ही आगे आते हैं तो हमारा आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग, क्या आता है, सिमलीज। ओके, इसको बहुत बच्चे स्माइलीज भी पढ़ते हैं, बट ये स्माइलीज नहीं है बच्चे, ये सिमलीज है। ये क्या होता है, मेटाफोर की तरह होता है। अब आप बोलोगे सर ये मेटाफोर क्या होता है, तो सी देयर आर सम रिलेशन बिटवीन मेटाफोर एंड सिमलीज। क्या होता है इस पर बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, सिमलीज एंड ये मेटाफोर, ये दोनों के बीच में हम अंतर समझते हैं क्या होता है। जब हम किसी को पॉजिटिवली या निगेटिवली किसी और से कंपेयर करते हैं तो वो मेरा सिमलीज में आता है। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर एक तरीके का होता है कि हम उसको हम दिखाते हैं, उसके हम अच्छे चीज़ों को दिखाते हैं कि इससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश किया जाता है। ओके, तो हम जब इस सिमलीज में जाएंगे तो हमने आपको कहा था कि लूसेंट जाना, और लूसेंट के लास्ट चैप्टर में ये बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको याद करना, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन अगर लूसेंट का याद कर लोगे तो एक
आइडिया हो जाएगा। और मेरा अगला वीडियो डालूंगा जिसमें हम ये सबको इंक्लूड कर लेंगे और दुनिया बाहर से भी हम लाएंगे सिमिलीज को। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो है, इसके 5 के 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर 4 भी अटेम्प्ट हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे 5 के 5 अटेम्प्ट करने का। ओके, सो पहला क्वेश्चन है एज ब्लाइंड, इसमें क्या है आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग, रॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है कि रॉन्ग कौन सा है। एज ब्लाइंड एज बैट, बैट मतलब चमगादड़ होता है, और हम लोग कहते हैं कि अबे यार चमगादड़ को तो दिखता ही नहीं, रात को चमगादड़ को नहीं दिखता है, चमगादड़ के पास आँख नहीं होता है। तो एज ब्लाइंड एज बैट मतलब अंधा किसकी तरह हो, चमगादड़ की तरह हो। तो ये तो सही सिमिलीज है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। एज शाइनी एज न्यू पेन, पेन न्यू पेन, शाइनी मतलब चमकीला, जब नया पेन खरीद के लाओगे तो वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। ओके, तो ये भी सही है कि एज शाइनी एज अ न्यू पेन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एज क्यूट एज रैबिट। चलो अभी लग तो रहा है ये भी सही है। ओके, लग तो रहा है ये भी सही है, लेकिन नीचे है एज ब्राइट एज बटन। ओके, एज ब्राइट एज बटन, यहाँ पे आप जब देखना आपके बुक में बटम लिखा हुआ होगा, अगर आपके पास बुक्स होंगे तो उसमें बी बटम लिखा होगा, लेकिन ये बटन है, बटन, ठीक ना। तो देखो एज क्यूट एज जो होता है वो रैबिट क्यूट नहीं होता है, ये हमने कहीं नहीं है। ओके, लेकिन एज ब्राइट एज बटन जो होता है सब बटन की तरह ब्राइट होनी चाहिए, सफ़ेद, यानी सफ़ेद कह सकते हो या फिर उसको चमकीला भी कह सकते हो। तो वो बटन की तरह हो। क्यों बटन की तरह हो? क्योंकि बटन कभी भी हमेशा बटन ब्राइट ही होता है। ओके, ब्राइट बटन का मतलब ये नहीं, कलर से उसको रिलेट मत करना। अगर आपके शर्ट्स के बटन अगर ब्राइट नहीं होंगे तो आप उस टी शर्ट को नहीं पहनोगे। तो हम जब भी ब्राइट का करते हैं तो वो बटन से करते हैं। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा एज क्यूट एज रैबिट, रैबिट क्यूट नहीं होता है। ओके, एज क्यूट एज चाइल्ड होता है, और भी क्यूट होते हैं, लेकिन जो बेसिकली होते हैं एज क्यूट एज चाइल्ड भी अगर रहता तो हम मानते हैं, लेकिन रैबिट के एज क्यूट एज नहीं होता है। ओके, एज वाइट एज कभी कभी रैबिट मिल जाता है, एज वाइट एज रैबिट। ओके, नेक्स्ट हमारा कह रहा है हाँ एज वाइट एज स्वान। ओके, एज वाइट एज, ओके सॉरी, हाँ एज वाइट एज स्वान। चलो देखते हैं ये सही होगा या नहीं, आगे बढ़ते हैं। एज हॉट एज हेल, नर्क होना चाहिए, गर्म जो होना चाहिए वो नर्क की तरह होता। तो हम लोग कहते हैं ना कि नर्क की आग में तपोगे, तुम मुझे ये कर दिया, तुम नर्क की आग में तपोगे। तो जब भी हेल का ऑप्शन आता है तो एज हॉट एज हेल होता है। लिख के याद कर लेना इन सारे टर्म्स को। ओके, वीडियो को धीरे करके या रोक के इन सब चीज़ों को लिख लेना। एज हॉट एज हेल होता है। एज ब्लैक एज कोल होता है, प्रीवियस पेपर में मैंने करवाया है कि एज ब्लैक एज कोल होता है। और एज बोल्ड एज आयरन भी होता है और ब्रास भी होता है, ठीक ना। तो एज बोल्ड एज ब्रास होता है। तो ये तीनों सही हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि एज वाइट एज स्वान, लेकिन ये आंसर हो सकता है। ओके, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट जो है वो ये तीनों हैं, सबसे बेस्ट ये तीनों सही है। ओके, तो इसमें जो होता है स्वान होते हैं वाइट, लेकिन सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्वान होते हैं सारे वाइट नहीं होते हैं, तो एज वाइट एज स्वान नहीं होगा। ओके, तो आपको इसका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है एज फ्री एज, फ्री किसकी तरह होना चाहिए? तो एक बात बताओ कि फ्री किसकी तरह होना चाहिए? तो बर्ड्स की तरह तो हमेशा आदमी चाहता है, जैसे ज़्यादातर ये सिमिलीज जो होते हैं गर्ल्स यूज़ करते हैं कि मैं पक्षियों की तरह उड़ना चाहती हूँ, लड़के यूज़ करते हैं कि मैं शेर की तरह जीना चाहता हूँ। दीज आर सम टाइप्स ऑफ सिमिलीज विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। तो एज फ्री एज बर्ड, वाई गर्ल्स सेइंग, लड़कियाँ क्यों कहती हैं कि वो बर्ड्स की तरह फ्री रहना चाहती है? क्योंकि उस पर बचपन से ही इतना ज़्यादा पाबंदी हो जाता है कि आपको बता नहीं सकता हूँ कि उस पर कितना ज़्यादा पाबंदी आ जाता है। तो वो चाहती है कि उन पाबंदियों को ब्रेक करे, और उन पाबंदियों को ब्रेक करने का मतलब है वो आसमान में उड़ना चाहती हैं, अपने ड्रीम्स को देखना चाहती है, कंप्लीट करना चाहती है। और मेरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये काम करना चाहती है और वो प्रिपरेशन कर रही हैं ताकि आगे निकलेंगे और दूर जाएंगे। और मेरा आप सबों को, मेरी जितनी भी गर्ल्स है उस सब के लिए एक रिस्पेक्ट है, और आप सब बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का लड़की सब सेम होते हैं। आगे आओगे तो देखोगे यार, मतलब हम लोग साथ में काम करते हैं, साथ में हम घूमते हैं, बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत कुछ होता है। सो बी होप आप लोग जैसे बर्ड्स की तरफ फ्री रहना चाहती हो तो आपको मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है
कि एज कॉमन एज सॉइल, ठीक ना, एज कॉमन एज सॉइल। हमें नहीं पता है कॉमन होता है या नहीं सॉइल, लेकिन ये पता है कि एज कॉमन एज डर्ट, गंदगी जो होता है वो कॉमन होता है, कहीं पे भी जो रह जाता है, ठीक ना। और एज डीप एज पोस्ट, ये तो आपको याद करना है कि जो पोस्ट होते हैं वो बहरे होते हैं, पोस्ट को सुनाई नहीं देता है, पोस्ट के ऊपर में लिखा हुआ रहता है, वो सीधे उस पर पहुंच जाता है, उसको पता लिखना पड़ता है, उसको सुनाई नहीं देता है। तो एज डीप एज पोस्ट, एज कॉमन एज डर्ट, तो इसका आंसर है एज कॉमन एज सॉइल नहीं होता है। एज कॉमन एज डर्ट होगा, नहीं तो सॉइल होगा, तो हम जानते हैं कि एज कॉमन एज डर्ट होता है, तो एज कॉमन एज सॉइल नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको एक कॉपी में नोट डाउन करोगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जो मैं सही सही बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट डाउन करोगे। आई होप कि अगले साल जो इस बार एग्जाम होने वाले हैं इसमें से 2-3 आ जाए, मुझे नहीं पता लेकिन आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि एज ड्राई एज डस्ट, ओके, एज ड्राई एज डस्ट, जो डस्ट हो की तरह सूखा हो, डस्ट की ड्राई जो डस्ट तो हमेशा सूखा होता है। जब भी देखोगे आप कपड़े को ऐसे झाड़ोगे, ऐसे मेरा कपड़ा ज़्यादा गंदा रहता है तो मैं जब झाड़ता हूँ कपड़े को ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट निकलते हैं, तो मैं तो इसको कह सकता हूँ कि हाँ ड्राई होगा डस्ट की तरह। और मेरे को लगता है इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका भी कपड़ा मेरी तरह ही गंदा होता होगा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सारे के कपड़े गंदे होते हैं या नहीं, ओके। और हम तो इंजीनियर हैं भाई, तो हमारे तो ऐसे भी होने ही पड़ेंगे, ओके। एज बिजी एज बी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि लाइफ में हमेशा कहा जाता है कि बी की तरह, मधुमक्खी की तरह बिजी रहो। कभी भी देखना मधुमक्खी इतना ज़्यादा बिजी रहती है कि उन्हें दूसरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सो आई होप कि सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, वो अपने लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी बना दो ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके साथ है, कौन आपसे दूर है, कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपसे नफरत करता है, ये सारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो अपने आप को एक मधुमक्खी की तरह बना दो। मधुमक्खी का क्या होता है ना, वो हमेशा फूल को ढूंढता है, मतलब सी ऑलवेज, सी और ही, वी कैन से एनीथिंग, सी एंड ही ऑलवेज ट्राई टू फाइंड जो उसके एक्चुअल गोल होते हैं। सो व्हाट्स योर एक्चुअल गोल? टू बिकम एनीवन। सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि अपने दिमाग में डाल के रहना कि हमें अपने लाइफ में बी की तरह बिजी रहना है, ओके। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, अगर लाइफ को खुश रखना है तो बिजी रहो। अगर जिस दिन बिजी नहीं रहोगे उस दिन लाइफ में खुश नहीं रहोगे। और एक बात आप लोग याद रखना कि जिस दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, उस दिन आप बहुत खुश रहोगे, ओके। एज बिजी एज बी, एज हैप्पी एज लीड, हमेशा जो होता है लीड की तरह हैप्पी रहना चाहिए, ओके। कभी कभी इसको लेड भी पढ़ा जाता है, तो लीड की तरह हैप्पी रहना चाहिए। अब एक बात बताओ कि अगर बिजी बर्ड हो गया, अगर बिजी बी की तरह रहना है तो फिर बर्ड की तरह बिजी कैसे हो पाएगा? बर्ड तो एज फ्री एज बर्ड होता है। जब हम एक बार यूज़ कर लिए एक सिमलेज को, तो हम दूसरी जगह उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो एज बिजी एज बर्ड नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी इस 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आई होप सबका बना होगा। हमें कमेंट सेक्शन में कहना कि अगर नहीं बन रहा हो तो, ओके। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है कि अब यहाँ पे है एज प्लीज्ड एज पंच, ओके। क्या मतलब एज प्लीज्ड एज पंच का क्या मतलब होता है, इसको ध्यान से देखना, ओके। एज प्लीज्ड एज पंच, जो पंच होते हैं, जब किसी के ऊपर तुम पंच लगाओगे और तुम सक्सेस हो जाओगे तो तुम्हें प्राइड महसूस होगा, तुम्हें प्लीज्ड लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो एज प्लीज्ड एज पंच का मतलब होता है प्राइड फील करना, ओके। एज हिप्पी एज काम, अगर हम बार बार कहते हैं, कितनी बार समझाएं कि काम डाउन, बहुत ज़्यादा शांत हो जाओ। जब आप बहुत शांत हो जाओगे, कितनी भी बड़ी समस्या आएगी ना, बस शांत हो जाना, समस्या में उलझना मत। मैं सबको कह रहा हूँ कि कोई भी समस्या आए ना तो प्लीज़ उलझना मत, समस्याओं को वहीं पे छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए अपने स्टेप को बैक कर लेना। कभी भी स्टेप बैक करना गलत नहीं होता है फ्रेंड्स, ओके। स्टेप बैक करना इज़ नॉट रॉन्ग, ओके। तो स्टेप बैक करना, और उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको लगेगा स्टेप बैक करने के बाद आप जो होगा बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील करोगे, ओके। तो आप, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि एज हैप्पी एज काम, ओके। ये तो सही बात है, एक्सट्रीमली हैप्पी। दूसरा कह रहे हैं एज स्टील एज लॉग। लॉग जो होता है, लॉग का क्या मतलब होता है? लॉग का मतलब होता है लॉजिस्टिक की तरह, लॉजिस्टिक से हम लॉग को लेते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है बहुत सारे सामान, ओके। तो अगर कहीं पे सामान रख दोगे आप तो वो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो अपने लाइफ में हमेशा स्टिल रहना, लेकिन अपने आप को खुश रखना, काम भी होना, स्टिल भी होना, कनेक्ट करना अपने लाइफ से इन सारे क्वेश्चंस को। लेकिन कभी देखे हो एज हैप्पी एज पिग, क्या पिग को देखे हो हैप्पी होते हुए? पिग को होते हुए, जो भटक रहा है वो कब हैप्पी हो सकता है? और पिग को देखोगे हमेशा भटकते हुए, तो वो कभी हैप्पी नहीं हो सकता है। तो आपका इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे जो हमारा है उसमें ये देखो हमने पढ़ाया हुआ है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ओके, लेकिन आप इसको कलेक्टिव नाउन्स भी कह सकते हो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब हम कलेक्टिव नाउन की तरफ इसको देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, ओके। और मैंने इसको कहा था कि यू जस्ट गो लूसेंट, लूसेंट का आप करो, लूसेंट का जब कंप्लीट हो जाता है तो कमेंट करना आप कि सर लूसेंट कंप्लीट हो गया है, अब आप आगे हमें दीजिए, तो हम और आगे देंगे, लेकिन फर्स्ट लूसेंट तो कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, ओके, डोंट ट्राई टू मेक नॉइज, ओके ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, ओके। सो नंबर्स ऑफ ईगल को हम लोग क्या कहते हैं? तो नंबर्स ऑफ ईगल, जब बहुत सारे ईगल्स रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वोकेशन, ओके, हम लोग उसको कहते हैं कन्वोकेशन, ओके। और एक बात यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो ये हुआ था यूज़ कि एज यहाँ पे मैंने बोल दिया था एज बॉटम एज, कहाँ था, बटन था ना, हाँ, एज ब्राइट एज बटन, इसका ये भी मतलब होता है, जिसको बहुत अच्छे से समझ लेना कि इसका सबसे बेस्ट मतलब जो होता है वो होता है फुल एनर्जी। अगर आपके पास बहुत एनर्जी है तो हम लोग कहते हैं एज ब्राइट एज बटन, ओके, फुल एनर्जी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात यहाँ पे कर रहे थे, ओके, तो यहाँ पे जब हम कर रहे थे तो हमारा नंबर, हमने क्या कहा था कि जब नंबर्स ऑफ ईगल्स होता है तो उसको हम लोग कन्वोकेशन कहते हैं। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे करेंगे? तो ईगल्स जो होते हैं वो बहुत ही एक रेगुलर मैनर में, आप देखोगे आसमान में कभी कभी बहुत ऊंचाई पे जब ईगल्स जाते हैं तो बड़े ही रेगुलर मैनर में जाते हैं, और कन्वोकेशन में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग टुगेदर जाते हैं। कन्वोकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर, साथ में हम लोग जा रहे हैं अपने प्राइज को लेने के लिए या फिर अपना डिग्री लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड कन्वोकेशन। सो कन्वोकेशन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ ईगल जब साथ में रहते हैं तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन कन्वोकेशन के फॉर्म में। नंबर्स ऑफ कैटरपिलर, नंबर्स ऑफ कैटरपिलर को क्या कहते हैं? कैटरपिलर जब भी चलते हैं तो उसको हम लोग आर्मी कहते हैं, नंबर्स ऑफ कैटरपिलर को हम लोग आर्मी कहते हैं। तो आप जाके लूसेंट में देखना कि आर्मी के एग्जांपल्स में आपको मिल जाएंगे, और उसमें नहीं मिलते तो उसके प्रॉब्लम्स में मिलेंगे, और फिर भी नहीं मिलते हैं तो कमेंट करना कि सर अभी हम नहीं हो रहा है, आप हमको बताइए और आगे, ओके। नंबर्स ऑफ कैट्स, कैट्स को क्या कहते हैं? जब बहुत सारे नंबर कैट्स होते हैं तो उसको हम लोग दो नाम देते हैं, कॉर्डर्स भी कहते हैं, जब आपको क्वेश्चन में आए तो कॉर्डर्स भी लगा देना, नहीं तो हमारा क्लटर होता है, क्लचर भी इसको कह सकते हैं, लेकिन क्लचर हमारे जो होते हैं वो होते हैं नंबर्स ऑफ कैट्स, ओके। नंबर्स ऑफ वेल्स को हम लोग पोर्ट भी कहते हैं और स्कूल कहते हैं। नंबर्स ऑफ वेल्स, वेल्स मतलब जानते हो, वेल जो होता है मछली वाला जो वेल्स होता है वो, ओके, उसको हम लोग स्कूल कहते हैं, नंबर्स ऑफ वेल्स को स्कूल कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एज नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ म्यूल्स, म्यूल्स आपने म्यूल्स के बारे में पढ़ा था लूसेंट के मिसलेनियस में, तो एज म्यूल नंबर ऑफ म्यूल्स को हम लोग बैरन कहते हैं, बैरन हमको उसको कहते हैं। इस तरीके से आप अगर याद किए हुए होंगे तो आपको ये 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन भी आपको बन ही जाएंगे, तो उधर 4 क्वेश्चन और इधर 3 क्वेश्चन, आप 7 क्वेश्चन अभी तक में बना चुके हैं, ओके। आपने 7 क्वेश्चन बना चुका है, अगर आपने मेरे सारे वीडियो को देखे हैं तो 7 क्वेश्चन आपका बिना कुछ किए हुए बन चुका है। आप थोड़ा सा मेहनत किए हैं ग्रामर का, तो बता रहा हूँ इंग्लिश पे ज़्यादा मेहनत करोगे नहीं, ग्रामर का मेहनत ज़रूर करना। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं इस सारे वर्ड्स को आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो और इन सारे वर्ड्स का स्पेलिंग टेस्ट करोगे, ओके। स्पेलिंग टेस्ट करने का मतलब है कि इसमें से देखोगे पिज़ांट का स्पेलिंग ये है, प्रिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग ये है, पीस का स्पेलिंग ये है, पिज़ांट का स्पेलिंग ये है, कौन करेक्टली है कौन इनकरेक्ट है और उसका करेक्ट क्या होगा इनकरेक्ट क्या होगा ये पूरा कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सेक्शन बताने की ज़रूरत है। इसके लिए आप गूगल डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो, आपके फ़ोन में डिक्शनरी होगा, कर सकते हो। अगर नहीं भी हो रहा है तब आप कमेंट करना कि सर ये भी नहीं हो रहा है, तब हम सोचेंगे अरे यार ये भी नहीं हो रहा है, कैसे हाँ काम चलेगा। मैंने बार बार कहा है कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इससे पूछता है, तो आप इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। आप लोग बार बार बोलते हैं कि सर कहाँ से वर्ड्स याद करेंगे, तो अरे वर्ड्स तो यहीं से याद करना है, इसी में से घुमा फिरा के कोई वर्ड्स डाल देगा, कोई प्रीवियस ईयर से ही डाल देगा, तो एटलीस्ट जो आपके पास है वो तो याद कर लो, उसके बाद ज़्यादा बाद में याद करेंगे, पहले जो आपके पास है वो याद कर लो। कहा गया है कि आपके पास जो है पहले उस पर फोकस कीजिए, बाद में फोकस करेंगे जो मेरे पास नहीं है, लेकिन पहले जो है वो हो ही नहीं रहा है और बाद वाले पे बात करेंगे तो फिर वही बात हो गया कि जो हमारे प्रेजेंट में है उसको भी खो दिए और फ्यूचर की बात तो छोड़ भूल ही जाओ। तो यू हैव, आपके पास समय है, प्रेजेंट में आपके पास क्वेश्चंस है, तो इसको आप कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द गिवन डिस्क्रिप्शन, करेक्ट वर्ड निकालना है, और ये हमारा करेक्ट वर्ड जो है ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ओके।
तो हमारा कह रहा है कि ए स्मॉल बॉक्स इन विच टी इज़ कीप्ड, एक छोटा सा बक्सा जिसमें चाय पत्ती रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? आपको ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, मुझे पता है नहीं पता होगा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। उसको कैडी कहते हैं। कैडी का मतलब होता है चाय रखने वाला होता है। क्रूएट का मतलब होता है एक स्मॉल सा डब्बा जिसमें हम नमक वमक डाल के रखते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे। ओके, डिकेंटर का मतलब होता है एक छोटा सा शराब निकालने वाला जो बर्तन होता है उसको डिकेंटर कहते हैं। और सेलर का मतलब होता है तह खाना। तो इसका आंसर हो गया कैडी। ओके, चाय रखने वाला पत्ती, चाय पत्ती जो चायदान जो होता है जिसके अंदर पत्ती रखते हैं। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट के रूप में चाय पत्ती जो है ऐसे पन्नी में ही रखता है। हम लोग जब पढ़ाई करते तो चाय पत्ती जो होता है आता था पन्नी में ही छोड़ देते थे। तो आप कमेंट करके बताना कि आप चाय पत्ती के लिए क्या कैडी यूज़ करते हो या ऐसे ही पन्नी में छोड़ देते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ केस इन विच ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज कीप्ड। तलवार कहाँ पे रखा जाता है? ठीक ना, तो तलवार कहाँ पे रखा जाता है? तो तलवार तो म्यान में रखा जाता है। क्या तलवार आपको लगता है कैडी में रखा जाएगा? तलवार क्विवियर, क्रूएट, इन सब में तलवार नहीं रखा जाता। आप इसका आंसर मतलब देख लेना कि क्या होता है। तलवार जो है स्कैबर्ड में रखा जाता है। स्कैबर्ड का मतलब होता है म्यान, मुझे पता है स्कैबर्ड का मतलब म्यान होता है, तो तलवार को हम लोग सीधे स्कैबर्ड में डालेंगे। चलो, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया हुआ है, तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर माफ़ करना, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। कि स्पेशलिस्ट हु ट्रीट डिजीज ऑफ किडनी, किडनी की जो बीमारी को इलाज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। आप गाइस कहते हो कि पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो इसको कॉपी पे नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे हो? पीडीएफ के चक्कर में क्यों फंस रहे हो? कॉपी पे नोट डाउन करो, याद करो, बात खत्म हो गया। ओके, नेफ्रोलॉजिस्ट इसको कहते हैं। स्पेशलिस्ट हु ट्रीट, किडनी को जो ठीक करता है उसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ाया हुआ है। 121 कह रहे हैं, कह रहा है ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है, देख लो। कह रहा है ए पर्सन हु प्रिजर्व द माउथ एनिमल स्किन्स, जो जानवरों के चमड़े को सजा सजा के रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टेक्सटीडर्मिस्ट। ठीक ना, जो कि जानवरों को जमा करके रखता है। आप इन सब का भी मतलब देख लेना कि डिस्पोमेनिक मतलब क्या होता है, इपिक्योर मतलब क्या होता है, अंडरटेकर का क्या मतलब होता है। अगले बार ये डाल देगा कि डिस्पोमेनिक किसको कहते हैं। ऐसे ही पढ़ा जाता है। आप लोग हमेशा सोचते हैं कि कहीं एक जगह से मिल जाए सारा कुछ और एली हमारा हो जाए, तो गाइज एली ऐसे नहीं होगा। या तो फिर आप ऐसे करो ना कि जाना वहाँ पे और वो जो होता है तुक्का लगाने वाला वो लगा के आ जाना, उससे भी एली निकल जाएंगे। और नहीं तो प्लीज़ अगर फोकस करना है तो फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। जो चीज़ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको नोट डाउन करना अपने कॉपी में। ये भी पढ़ाया हुआ हूँ यार, एज समवन हु हेट्स मैनकाइंड। यार इसको प्लीज़ यार, इस सबको पढ़ाया हुआ मैंने। मिसोनथ्रोप होता है, मैंने पिछले वीडियो में ये दिया हुआ था कि जो मैनकाइंड से, आदमी मानवता से नफरत करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओके, उसको हम लोग मिसंथ्रोप कहते हैं। तो अभी जो ये 5 क्वेश्चन था, इस 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि हमने सीधे सीधी पढ़ा दिया है आपको। तो आप इस तरीके से कह रहे हैं, कह सकता हूँ मैं कि आपने 10 क्वेश्चन अभी तक में सॉल्व कर लिया। यू आर राइट नाउ इन सेफ जोन। आप सेफ जोन में आ चुके हो, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। मैंने बोला कि 15 तक जाना है। ओके, नेक्स्ट हमारा बात आता है कि हमने उस दिन पढ़ाया था कम्युनिकेशन, उस दिन हमने कम्युनिकेशन पढ़ाया था। तो आजकल कम्युनिकेशन से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। और कम्युनिकेशन को से जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सोचना, वो खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है Which one is unsuitable at the end of application for a job? आप किसी जॉब में एप्लीकेशन दे रहे हो और आप उसके लास्ट में क्या लिखोगे? ठीक ना, तो इस सारे में से क्या ऐसा है जो कि अनसूटेबल है, सूटेबल नहीं है? तो ध्यान से देखते हैं कौन सा हो सकता है। क्या आप उसको ये लिखोगे, आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू फॉर फेवर मी विथ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप हमको फेवर कीजिएगा तब हम आपका ग्रेटफुल होंगे। अगर इंटरव्यू में आपका वो फेवर हो करेगा तभी आप उसके ग्रेटफुल उसको कहिएगा। क्या आपको लगता है इस तरीके से हम वो करेंगे? अगला बात कह रहा है, आई मस्ट बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बिल्कुल आपको देना पड़ेगा ये अपॉर्चुनिटी। देखो यहाँ पे लिख दिया है मस्ट बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मस्ट बी देना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू को आप ऐसे बोलोगे कि यू मस्ट बी, आपको देना पड़ेगा, ऐसा इंड करोगे उसको? आगे कह रहा है, आई होप दैट माई क्वालिफिकेशन विल मैरिट योर कंसिडरेशन। मुझे होप है कि आपका जो है मेरा जो आपका जो चाहिए वो क्वालिफिकेशन मेरे पास है। और अगला है, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू फ्रॉम यू सून। हम देखते हैं कि आप हमको
सेलेक्ट करते हैं या नहीं, हम देखते हैं। अब सोचो कि इसमें से कौन ऐसा है जो सूटेबल नहीं है। चलो आप इसमें और इसमें, ये तो चलो चल सकता है, ये और ये तो चल सकता है, लेकिन आई मस्ट बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे यह मिलना ही चाहिए अपॉर्चुनिटी। क्या लगता है मस्ट बी वाला टर्म आप सूटेबल है? आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और आपको पता, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। इसका आंसर आई मस्ट बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं किसी भी इंटरव्यू बोर्ड को। ओके, अगला कह रहा है व्हाट इज़ नॉट डिज़ायरेबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जब होता है उसमें से क्या इनमें से नहीं होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में? तो आप बताओ कि ग्रुप डिस्कशन में क्या आप डोंट स्पीक कंटिन्यूसली, आपको कंटिन्यूसली बोलना नहीं चाहिए। लिसन टू अदर, दूसरे को सुनना चाहिए। यूज अ एग्रेसिव गेस्चर, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में रहना चाहिए। ट्राई टू लीड द ग्रुप को लीड करना चाहिए। क्या हो सकता है? एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू आपका टेस्ट करता है। कि आपका टेस्ट क्या करता है कि आपके पास क्या क्या नॉलेज है। जैसे कि अगर आप दूसरे को सुनते हैं, लिसन अदर, तो वो समझ लेगा कि ये बंदे मैनेजर बनने के लायक हैं, ये दूसरे को सुन सकता है। एग्रेसिव गेस्चर, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में एग्रेसिव गेस्चर इज़ नॉट गुड। लीड करना अच्छी बात है, स्पीक कंटिन्यूसली आप मत बोलिए, नहीं तो आपको समझ जाएगा कि यार ये बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ये सब डिज़ायरेबल है, दिस ये सब डिज़ायरेबल है, लेकिन एग्रेसिव गेस्चर डिज़ायरेबल नहीं है। आई होप कि आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। दिस इज़ नॉट नेसेसरी इन अ गुड प्रेसेस। जो प्रेसेस का मतलब होता है जो आप लोग लिखते हैं, बचपन में हम लोग याद है प्रेसेस लिखते थे, संक्षिप्त लिख करते थे, मतलब कि आपको एक बहुत सारा कहानी दे देता था, उसको आप संक्षेपण करते थे। तो संक्षेपण का पहला रूल है कि जितना वर्ड्स होता है उसको 3 से डिवाइड कर दो। अगर वह 100 वर्ड्स हैं तो आपको संक्षेपण लिखना है तो 30 वर्ड्स के अप्रॉक्स में लिखना है। इसका मतलब संक्षेपण जो होना चाहिए वो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सिमिलीज, क्या उसमें बहुत सारा सिमिलीज यूज़ होना चाहिए या उसमें क्लैरिटी होना चाहिए? उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि क्लैरिटी होना चाहिए। कंसाइजनेस होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, ये भी सही बात है। और पूरा होना चाहिए, कंप्लीट, उसमें ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए। आप पूरा का पूरा लिखोगे तो सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि कोई भी जब आप प्रेसिस लिखोगे तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वो संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए उसमें, और कंप्लीटनेस तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन उसमें आप बार बार सिमिलीज जोड़ोगे कि एज गुड एज दिस, एज गुड एज गोल्ड, ऐसे करके सोचोगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रेसेस। ओके, तो नेसेसरी होता है ये 3, तो नेसेसरी कौन नहीं है? ये। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इन योर बिजनेस लेटर दिस इज अनलाइकली टू बी फर्स्ट सेंटेंस। अगर किसी बिजनेस लेटर में आपका संभावना नहीं है, किस चीज़ का संभावना नहीं है? अनलाइकली, किस चीज़ का संभावना नहीं है? तो बिजनेस लेटर में आप किस चीज़ का संभावना नहीं रखोगे? फर्स्ट सेंटेंस में योर कोऑपरेशन विल बी अप्रिशिएटेड, आपका कोऑपरेशन अप्रिशिएट करने योग्य है, ये आप डालोगे कि नहीं? हम आगे बढ़ते हैं। वी आर सॉरी दैट यू डिड नॉट रिसीव द अर्लियर लेटर। ओके, वी अप्रिशिएट योर रिप्लाई, मेनी थैंक फॉर योर लेटर। इसमें से कौन चीज़ बिजनेस लेटर की बात कर रहा है? जैसे ही बिजनेस लेटर की बात कर रहा है तो बिजनेस लेटर एक प्रोफेशनल लेटर होता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि बिजनेस लेटर जो होता है वो प्रोफेशनल लेटर होता है। ओके, और किसी भी प्रोफेशनल लेटर में हम अप्रिशिएट करते हैं। ओके, अप्रिशिएट हमें करना चाहिए, ठीक ना? तो वी अप्रिशिएट योर रिप्लाई, अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक यू देना चाहिए, ठीक ना? वी आर सॉरी दैट यू डिड नॉट रिसीव द अर्लियर लेटर। ओके, अब बताओ योर कोऑपरेशन विल बी अप्रिशिएटेड, ठीक ना? वी आर सॉरी दैट यू डिड नॉट रिसीव द अर्लियर लेटर, वी अप्रिशिएट योर रिप्लाई एंड मेनी थैंक्स फॉर योर लेटर। इसमें कभी भी बिजनेस लेटर में फ्यूचर टेंस की बात हम नहीं करते हैं बेसिकली, कि आपका कोऑपरेशन विल बी अप्रिशिएटेड, आप कोऑपरेट करोगे तभी हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। दिस इज़ नॉट फर्स्ट सेंटेंस। ओके, ये संभावना नहीं है कि ऐसा होगा। जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो आपका मदद करेगा तभी, कोऑपरेट करेगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे। ओके, अगर ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट इट्स मीन? तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाय रीज़न ऑफ द फैक्ट, क्वेश्चन है कि बाय रीज़न ऑफ द फैक्ट व्हाट कैन बी रिप्लेस्ड बाय रीज़न ऑफ द फैक्ट को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब क्या होता है ये? एक तरीके से आप समझोगे तो ये आपका साइनो भी होता है, कि बड़ा सा साइनो। बाय रीज़न ऑफ द फैक्ट, किसी इंसान को आप कह रहे हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाया क्योंकि, ठीक ना? तो आप कहोगे कि आई डिड नॉट
डू योर वर्क। बिकॉज की जगह आप ये कह रहे हो कि बाय रीजन ऑफ द फैक्ट, आप रीजन बता रहे हो उसको। तो अगर आप बाय रीजन ऑफ द फैक्ट नहीं डालना चाहते हो तो आप क्या वहाँ पे रिप्लेस करके डालोगे? तो वहाँ पे सिंपली आप बिकॉज रिप्लेस करके डालोगे। आई होप कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा। हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं गलत बता दूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आपने ये गलत बताया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गलत बहुत कम मिलेंगे। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बेहिचक आप करोगे, और अगर फिर भी मैं कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं देखूँगा कि कैसे आपको अच्छे से समझाना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको आज के इस लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो सिलेबल बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ से मैं जो अभी सिलेबल बताऊँगा तो यहाँ से लगभग 10 सिलेबल पूछा हुआ है। इस 10 सिलेबल में 10 का 10 आप सॉल्व कर लोगे। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबल। बहुत बच्चे का प्रॉब्लम था कि सर सिलेबल कब पढ़ाइएगा, सिलेबल कब पढ़ाइएगा, सिलेबल कब पढ़ाइएगा। तो मैंने बोला चलो आज सिलेबल भी आज करा देंगे। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का मतलब होता है जो वॉवेल साउंड होते हैं उसको हम लोग सिलेबल कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारा क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, ये हमारा वॉवेल है, ये वॉवेल साउंड नहीं है, ये क्या है, वॉवेल। लेकिन वॉवेल साउंड अलग होता है। वॉवेल साउंड क्या होता है ये ध्यान देना। जैसे अगर अ हो, आ हो, ठीक ना, ये हमारा हर्षई है, ये दीर्घई है, ठीक ना, ऊ है, बड़ा बला ऊ है, ओ है, बड़ा बला ओ है, ए है, बड़ा बला ए है। तो ये सारे हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं। ओके, तो सिलेबल जो होता है वो सिंपली वॉवेल साउंड होता है। सिलेबल ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम आपको जितना बताएंगे उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम इसके छोटे छोटे वीडियो आपको एग्ज़ाम तक देते रहेंगे। सो बी होप कि हम देंगे आपको एग्ज़ाम, ठीक ना। तो सिलेबल का मतलब होता है वॉवेल वर्ड। अगर किसी वर्ड में एक ही सिलेबल हो, एक ही वॉवेल वर्ड हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। जैसे क्या क्या हो गया, गर्ल्स, बॉयज़, शर्ट्स, एंड, बी, बस, हैव, इन सब में एक सिलेबल है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। आगे चलते हैं कि जिसमें 2 सिलेबल होते हैं उसको हम डाइसिलेबिक कहते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, एप्पल, टेबल, हैव, इन सब में 2 सिलेबल है। अब बोलोगे सर ये सिलेबल आप बता रहे हैं हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बता रहे हैं। तो बच्चों शांत से पूरा लेक्चर को कम्प्लीटली देखो, ऐसे भाग भाग के देखोगे तो नहीं होगा। ओके, हम जस्ट इसके बाद जा रहे हैं कि हम बताएंगे कि सिलेबल कैसे पहचाना जाता है और फिर प्रीवियस लगाएंगे। ओके, और अगर 2 से ज़्यादा सिलेबल होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। मोनो डाई पॉलीसिलेबिक वर्ड होगा। क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि 2 सिलेबल होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डाइसिलेबिक कहते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इसलिए मैंने इसको लिखाया। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब जानते हैं तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें 2-3 चीज़ मिलेगा। पहला चीज़ मिलेगा कि जो वॉवेल होता है वो सेंट्रल एलिमेंट होता है किसी भी सिलेबल का, और उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, वॉवेल अगर सेंट्रल एलिमेंट है किसी भी वर्ड में तो उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, अगर कॉन्सोनेंट दैट बिगन अ सिलेबल, अगर कोई कॉन्सोनेंट सिलेबल की तरह काम हो रहा है तो उसको, अगर कोई कॉन्सोनेंट है लेकिन वो सिलेबल की तरह काम हो रहा है, मतलब है तो वो कॉन्सोनेंट लेकिन उसका जो उसका साउंड है वो सिलेबल की तरह, मतलब वॉवेल की तरह है, इट मीन्स वो सिलेबल है। तो अगर कॉन्सोनेंट जो बिगन होता है विद सिलेबल उसको हम लोग कहते हैं रिलीजिंग, क्या कहते हैं, रिलीजिंग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके, और जो सिलेबल अंत में जाता है उसको हम लोग कहते हैं एशर्टिंग सिलेबल। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एशर्टिंग सिलेबल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो देखो, जब भी सिलेबल निकालना तो सबसे पहले क्या करना, कोई भी क्वेश्चन दे और बोले कि बताओ इसका सिलेबल क्या है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को क्या करना, सीधे अपने हिंदी में लिख लेना। जैसे हमने आपसे बोला कि बताओ एरोप्लेन का क्या होता है, तो आप लिखोगे पहला स्पेलिंग ए, ठीक ना, रो प्लेन। ओके, ये आपने लिख लिया। अब आप इसको अच्छे से उच्चारण करोगे, प्रोनाउंस करोगे। क्या है मैंने लिखा, हमने लिखा ए, ओके, रो, ए य रो, ए य रो, एरो हो गया, और उसके बाद प्लेन, उसको मैंने हिंदी में लिख दिया। जैसे ही आपने हिंदी में लिखना तो आपको अभी अभी बताया कि क्या होता है, आप उसमें से ढूंढना, ओ हैं, आ हैं, या ई हैं, या बड़ा वाला ई है, ऊ हैं, बड़ा वाला ऊ हैं, ए हैं, ए हैं, ओ हैं, औ हैं, फिर अंग अ भी आता है, अंग अ भी आता है। तो आप ये सारा उसमें से ढूंढना, और ये जैसे ही मिलता है तो आप जितना ये टर्म्स होंगे वो आपका सिलेबल होगा। चलिए जैसे क्वेश्चन में आते हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है। ओके,
क्वेश्चन हमारा ये नहीं, यहाँ से चलते हैं। ओके, एरोप्लेन है, हमने क्या किया, एरोप्लेन को हमने लिख लिया हिंदी में एयरोप्लेन। तो पहला तो एगो ए है, फिर यौ में यौ नहीं है, रो ओ है, ओ एक मिला और ए मिला, तो 3 मिला। देखो ए ओ, इसमें क्या क्या मिला, इसमें हमें मिला ए ओ, अब ए, प्लेन में ए हमारा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया, इसमें 3 सिलेबल हो गया। सुपरवाइज, तो इसको हमने हिंदी में लिख दिया सुपरवाइज, तो सु में एक हो गया, सु में ऊ हुआ, एक हो गया, पर और इस सब में नहीं है, व में आ है, इसका मतलब वाह, और ई में ई है वाइज, तो इसमें भी कितना सिलेबल हुआ, 3 सिलेबल हो गया। आगे चलते हैं, एल्कोहलिक, हिंदी में लिख लिया अल्कोहलिक, मैंने लिख लिया इसको हिंदी में, आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको हिंदी में लिख लेना और देखना। ओ है एक ओ हो गया, लॉ में कुछ भी नहीं है, को ओ है, अल्को ओ हो गया, हो फिर से हो है, हो और फिर से लिख है, ई है। ओके, तो इसमें कितना हो गया, 4 सिलेबल हो गया, 1 2 3 4, 4 सिलेबल हो गया। आगे कह रहा है डोमेस्टिक, डो में स्टिक, तो एक देखो डो ओ है, में है, सॉ टी ई है, इसका मतलब 3 सिलेबल हो गया। ओके, यहाँ तक कंप्लीट, कितना सिलेबल हो गया, 3 सिलेबल हो गया। आगे पहले हम सारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किसने। जैसे ही आपको अगला क्वेश्चन दिया एपोलोजेटिक, एपोलोजेटिक, तो हमने लिख दिया अपोलोजेटिक। देखो ओ है, एक पहला मिला, जो अपो ओ, पो में ओ मिला, लो मिला, लो में ओ मिला, 3 मिला, जे में ए मिला, टी में टी मिला, ई मिला, इसका मतलब 5 हो गया इसमें। वॉलेंटर, वॉलेंटर, ठीक ना, तो वॉलेंटियर भी इसको पढ़ते, टी डबल टी ई आर है, तो वॉलेंटियर। ओके, वॉलुंटियर, तो देखो वो में ओ है, लू में ऊ है, टी में ई है, तो इसका मतलब 3 हुआ। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, तो री में ई है, री में री है, प्रे में ए है, जे में ए है, तो इसका मतलब 3 सिलेबल हुआ। अल्ट्रासोनिक, ओ हो गया, अल्ट्रा इसमें आ है, 2 हो गया, सो में ओ है, नी में ई है, इसका मतलब 4 सिलेबल हो गया। ओके, तो अब आपके पास हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से 3 सिलेबल किन में है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 3 सिलेबल, थर्ड सिलेबल कौन है। ओके, तो आप इसमें से देख लेना कि थर्ड सिलेबल कौन है, और जो आपको थर्ड सिलेबल होगा वो आप लगा दोगे। ठीक, आगे बोल रहा है कि आगे सेंटेंस दैट वर्ड देयर इज स्ट्रेस ऑन द गिवन। ओके, फोर्थ सिलेबल कौन है, 4 सिलेबल कौन है, हमने अभी भी बताया, तो जो फोर्थ सिलेबल होगा उसमें आप लगाओगे कि हाँ ये फोर्थ सिलेबल है। जैसे अभी हम ये बताया कि अल्ट्रासोनिक जो है वो फोर्थ सिलेबल है। फर्स्ट सिलेबल क्या है, आप इसमें देखना कि इस सारे को उसी तरीके से हिंदी में लिखना और बताना कि फर्स्ट सिलेबल क्या है, फिर इसको भी आप हिंदी में लिखना और बताना कि फर्स्ट सिलेबल क्या है। इसको भी उसी तरीके से, एक्सट्रोवर्ट है तो सेकेंड सिलेबल कौन है, एक्सट्रोवर्ट, तो ऐसे लिखोगे एक्सट्रोवर्ट, वर्ड, तो देखो बहुत सारा सिलेबल है, ए हो गया, एक्सट्रो ओ हो गया, वो तो 3 तो सिलेबल ऐसे ही दिख रहा है, तो 2 सिलेबल पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा। वुमेन की बात कर रहा है तो ऊ मैन, तो देखो एक चीज़ ऊ हो गया, एक हो गया, में ए हो गया, 2, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन आगे सबको हम टेस्ट करते हैं। विजडम, विजडम, ठीक ना, यहाँ पे देखो ई है और जो लास्ट में डम, विजडम, डम, डम, डी ओ एम है, इसका मतलब बीच में 2 ए होगा, इसका मतलब ये नहीं है, इसमें 3 हो जाता है। और एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम में तो देखने इसी लग रहा है 3-4 सिलेबल होगा, तो इसका मतलब सेकंड सिलेबल कौन है, आप लगा सकते हो। इसको भी आप सही से बना के बताना कमेंट सेक्शन में आपसे बन पाएगा या नहीं। 5 सिलेबल कौन है, आप लिखोगे क्रोनोलॉजी, हिंदी में लिखोगे, इंट्रोडक्शन हिंदी में लिखोगे और देखोगे कि 5 सिलेबल किस में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप सारे को हमको करके कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमने कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और नहीं हो पाया तो हमको ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के सिलेबल के टॉपिक में हमने कवर किया कि सिलेबल को कैसे पहचाना जाता है। तो अगर आप सिलेबल को पहचानना जान गए हैं तो आपके 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, और आप उधर 10 क्वेश्चन बनाए हैं, इधर आपका 4 क्वेश्चन बना है, इसका मतलब आपके पास अभी 14 क्वेश्चन आपके हैंड में आ गया, लेकिन अभी भी आप और आगे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फोनेटिक्स। आप लोग बड़ा प्रॉब्लम करते थे कि सर फोनेटिक्स के बारे में कुछ दे ही नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फोनेटिक्स के बारे में यहाँ पे दे देते हैं। फोनेटिक्स का मतलब होता है उच्चारण स्थान, आप कहाँ से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, अपने कंठ से, जीभ से कहाँ से बोल रहे हो, और आपको वो आना चाहिए कहाँ से बोल रहे हो।
तो जैसे कि 3-4 क्वेश्चन है कि एस एच का जो होता है वो इसमें से कौन सा जो होता है प्रोनाउंसिएशन एस एच होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा डबल, तो आपको एस एच का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, एस एच का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको डबल ई का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। आपको जी के बारे में पता होना चाहिए कि जी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आपको एस के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इस तरीके से आप ये 4 क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए इस 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सीधे आते हैं। और एक चीज़ ध्यान दो, बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो फोनेटिक्स पे है, तो मैं इस फोनेटिक्स को आपको और अच्छे से करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप 14 क्वेश्चन बना लिए हैं मेरे सारे पास्ट वीडियो को पढ़ने के बाद, तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर पास्ट वीडियो को पढ़ते रहिएगा तो आप 9 क्वेश्चन बना लीजिएगा और आपका इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस सारे वीडियो को जाके देखो, इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको ही प्रॉफिट हो रहा है। मैं अगर आपको टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी टफ, but this is not too tough examination, but literally I'm talking this is totally और best on your fertile system, your fate, कि तुम्हारा भाग्य काम किया तो तुम निकल गए। तो अगर भाग्य के भरोसे बैठोगे तो ठीक है, बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना जो पास्ट वीडियो है उसको देखो। और मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चलती है इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, बट आई होप कि मैं वीडियो बनाऊँगा। ओके और बाकी के आगे के जो भी क्वेश्चन है वो फोनेटिक्स पे है, तो मैं फोनेटिक्स का अभी आपको कुछ नहीं बताया हूँ, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चंस को नहीं लूँगा ना। लेकिन आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हो। हम आपको आज जो और बताने वाले हैं इसके अलावा वो आपको आइए हम कुछ एक्स्ट्रा इस PDF में हमने डाला हुआ है। ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ओके इधर चला गया आई थिंक। ओ माय दिस इज़ टोटली रफ यार, मैंने लिखा हुआ है बट ये कहाँ गया है। Okay, so guys just hold on. Okay, so please guys थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दो। एंड PDF इंग्लिश का आपको है। ओके यस यस दिस इज ओके नेक्स्ट। ओके चलो गाइस आते हैं। हाँ तो इसके अलावा जो मैं आपको बताने वाला था वो क्या बताने वाला था वो देखते हैं, ठीक ना। चलो 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 गाइस, कम कम कम, कुछ तो होगा, कुछ तो स्पेशल आपको बताने वाला था। हाँ मैंने आपको बताने वाला था कि क्वेश्चन में SH के आते हैं, ओके, डबल E के आते हैं प्रोनाउंसिएशन, फिर S के प्रोनाउंसिएशन की बात हुई और फिर G का प्रोनाउंसिएशन की बात हुई। मैं तीनों चारों को आज कंप्लीट कर रहा हूँ इस लेक्चर में। ओके देखो जो SH का है पहले उस पर बात करते हैं। SH क्या होता है। SH का 3 रूल है कि अगर 3 रूल कहीं 3 कुछ पॉइंट्स आए तो आप समझ लेना कि यहाँ पे SH की बात हो रही है। जैसे वो 3 चीज़ क्या है वो आपको बता रहा हूँ कि स्पेलिंग जो होता है वो SH का क्या हो सकता है, SH भी होता है, CH भी होता है और TI भी होता है। तो SH कहाँ पे होता है कि अगर सीधे कहीं टर्म्स में SH लिख दिया जाए, अगर स्पेलिंग के बीच में SH है तो आप समझ लेना कि उसका साउंड भी SH होगा। लेकिन अगर CH भी कहीं भी रहता है तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन SH ही होता है। ओके और अगर उसके बीच में TI होता है तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन SH ही होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको दिखाते हैं, अगर SH सीधे SH दे दे तो समझ लेना कि ये तो इसका तो SH का SH ही होगा। जैसे सेल, सेड, सेल्फ, सेप, सार्क तो SH ही होगा। लेकिन जो CH होता है वो भी हमारा SH ही देता है, तो सेफ चेफ नहीं होगा, सेफ होगा, इसका मतलब SH होता है। CH मशीन, शॉ का उच्चारण देता है। ब्राउज़र, ब्राउचर, CH चौ नहीं होता, ब्राउशर होता है, SH का उच्चारण देता है। चैलेट नहीं होता है, शैलेट होता है, शैलेट होता है। ओके समझ में आ गया कि चीफ में CH का होता है। तो ये आपका प्रीवियस पेपर है किस में SH नहीं होता है। तो आप SH के बारे में समझ गए कि या तो SH में क्या हो सकता है, या तो सिंपली SH लिखा रहेगा तो उसको आप मानोगे कि ये SH ही होगा, या फिर CH रहता है वो भी SH का ही होता है रूप। और अगर TI रहता है, स्टेशन, TI बीच में है, TI अगर बीच में रहता है वर्ड्स के तो वो भी SH का प्रोनाउंसिएशन देता है। ओके स्टेशन SH का प्रोनाउंसिएशन है, TI का नहीं देता है। स्टेटियन नहीं बोल रहा है हम लोग, स्टेटियन ये नहीं होता है, स्टेशन होता है। ओके नेक्स्ट हमारा बात जो है हम आते हैं किस पे, जैसे डबल ई पे बात आते हैं। डबल ई पे तो देखो डबल ई का क्या होता है कि डबल ई को 2 तरीके से कहा जाता है, या तो डबल ई बोले या फिर EY बोले। तो
अगर कहीं पे डबल ई है या ई है, ई वाई है, तो इसका मतलब होता है कि लॉन्ग साउंड ऑफ ई। जब आप ई को बहुत ज़ोर से बोलोगे तो उसी का फोनेटिक्स डबल ई या ई वाई हो सकता है। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक ना। डबल ई का रूल क्या है कि डबल ई का रूल है कि दो ई मिल के आपस में एक बड़ा सा ई बनाता है। ओके, या फिर ई ए मिल के भी एक बड़ा सा ई बनाता है, या फिर ई वाई मिल के भी एक बड़ा सा ई बनाता है। तो क्वेश्चंस होंगे कि इसमें से कौन डबल ई का देता है। ओके, तो डबल ई का ई वाई भी देता है, डबल ई का मंकी ई वाई है, तो इसका मतलब बड़ा सा ई दे रहा है। ओके, बड़ा सा ई दे रहा है। गैली, ठीक ना, गैली बड़ा सा ई दे रहा है। ओके, अस्लीप डबल ई भी बड़ा सा ई देता है, ई वाई भी बड़ा सा ई देता है, और ई आई भी बड़ा सा ई देता है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। दो क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और मैंने लिख के रखी हैं। ओके, जी के बारे में बता रहे हैं। तो देखो, जी का दो साउंड होता है, या तो सॉफ्ट जी हो सकता है या फिर हार्ड जी हो सकता है। हमेशा याद रखना कि जी अगर आई, जी के बाद आई आए, जी के बाद ई आए, या जी के बाद वाई आए, तो वो हमारा होता है सॉफ्ट जी। ओके, जी के बाद आई आए, जैसे मैजिक सॉफ्ट जी, पेज सॉफ्ट जी है। जी के बाद ई आया, जिम, जी के बाद वाई आया, तो ये सब सॉफ्ट जी कहलाता है। और इसके अलावा जो भी होता है उसको हम लोग हार्ड जी कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। आई थिंक इसमें मैंने क्वेश्चन को डाला है या नहीं, आई डोंट नो, बट ओके आई विल ट्राई कि मैंने क्वेश्चन होगा इसमें। आई थिंक यस है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस इंक्लूड द साउंड एस एच। इसमें से कौन एस एच लेता है? तो हमने आपको बताया कि एस एच साउंड 3 जगह पे आता है। पहले एस एच साउंड 3 जगह पे आता है। मैंने क्या क्या बताया कि या तो एस एच सीधे रहे तो एस एच साउंड देता है, या फिर सी एच रहे तब एस एच साउंड देता है, या फिर लास्ट में बीच में कहीं पे टी आई हो। तो आप इसमें से ढूंढो, क्या मिस में एस एच है? नहीं है, तो ये तो देगा ही नहीं। सेंसर में एस एच है? नहीं, ये तो देगा ही नहीं। लेकिन सीजन में एस एच है? नहीं, तो ये तो देगा ही नहीं। लेकिन सेफ जो है, सेफ में सी एच है। तो सी एच हमने बताया कि एस एच साउंड देने के लिए क्या क्या चाहिए, या तो वर्ड में एस एच होना चाहिए, या फिर वर्ड में सी एच होना चाहिए, या वर्ड के बीच में टी आई होना चाहिए। तो ये सारा जो होता है वो एस एच साउंड देता है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा बात होता है कि इसमें से डबल साउंड कौन दे रहा है, डबल ई का साउंड कौन दे रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डबल ई का साउंड जो होता है, या तो डबल ई रहना चाहिए उसमें, या फिर ई आई रहना चाहिए उसमें। ओके, या फिर ई वाई रहना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ई आई भी है, लेकिन ई आई में ज़्यादा ध्यान मत देना। दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ होगा तभी होगा, या तो ई डबल ई होना चाहिए या फिर ई वाई होना चाहिए। ये हमारा लॉन्ग ई देता है। डबल ई साउंड जो होता है वो लॉन्ग ई होता है। ओके, तो आप इसमें से देख लो कि कौन सा डबल ई साउंड इंक्लूड नहीं करता है। तो किल में कोई डबल ई साउंड नहीं है। ओके, आप आगे बढ़ो। जी को प्रोनाउंस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछा हुआ है, ठीक ना। जी का यहाँ पे होना चाहिए कि जी का स्मॉल जी या कैपिटल जी होना चाहिए। जी प्रोनाउंस एज अ 3, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि S इज़ प्रोनाउंस्ड एट जेड। मैंने उस दिन भी आपको वीडियो में पढ़ाया कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आए तो आप क्लास में ही प्रोनाउंस करना। S का प्रोनाउंसिएशन जो होता है जेड की तरह हो। टेंशन, तो S क्या जेड की तरह है? नहीं, S तो S की तरह ही है। टेंशन, S तो S की तरह है। श्योर, तो S तो S की तरह ही है। श्योर, सी योर कैसे लिखते हैं? सी योर, S तो S की तरह है। ओके, सुगर, तो S तो S की तरह है। बीजी, देखो बी जी जेड की तरह दिख रहा है। एस दिख रहा है कहीं पे? बीजी में कहीं पे एस दिख रहा है, तो एस प्रोनाउंस हो रहा है जेड की तरह बीजी में। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे आप इनकरेक्ट क्वेश्चन, इसमें से आप इनकरेक्ट ढूंढोगे, तो इनकरेक्ट और करेक्ट मैंने अभी नहीं बताया। इसका मतलब 14 क्वेश्चन आपने उधर क्वेश्चन सॉल्व किया था, और अगर आप फोनेटिक्स के ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसका मतलब आप 18-17 क्वेश्चन के पार है। लेकिन हम इसके अलावा आपको और वीडियो देंगे। सो बी होप कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ये सारा वीडियो है आपके पास, आप इसको देख लेना। ओके, सो थैंक यू गाइज। अब आपको मैं फिर से वीडियो ला के बताऊँगा। सो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास लगभग 20 दिन बचे होंगे, और एग्ज़ाम का डेट बढ़ सकता है। टेंशन मत लो, एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ सकता है। अगर नहीं भी बढ़ता है तो कोई बात नहीं है, 20 दिन आपके पास हैं। अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करो। आई होप कि हम आपको धीरे धीरे से छोटे छोटे वीडियो डालेंगे। एंड थैंक यू टू एवरीवन कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया है।
मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे आपका प्यार बहुत सही मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आप लोगों के साथ रह के 2-3 साल में ये चीज़ सीखा है ना कि प्यार किसी से आप मांग नहीं सकते हैं और रिस्पेक्ट आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि तुम मुझे या तो प्यार दो या रिस्पेक्ट दो। प्यार और रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है और मैं आपसे जितना प्यार अर्न कर रहा हूँ इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपकी जहाँ तक मैं मदद कर सकूँगा मैं करूँगा और मैं आपको बताने वाला हूँ कि IIT मद्रास का एक वीडियो आपके पास आने वाला है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि डिप्लोमा के बाद हम IIT मद्रास में एडमिशन कैसे लेंगे। वो मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है, हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे। सो बी होप आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।